जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी कराची के हालात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें याद आता है 6 अक्टूबर 2011 को दिया गया। आर्टिकल 184(3) के मुताबिक इसमें कहा गया कि कराची के अमन अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिस पे शायद लगता है कभी अमल दरामद होगा या नहीं होगा। इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जो किलिंग्स कराची में होती हैं, कभी सुबाइयत के नाम पर, लिसानियत के नाम पर, और कत्ल गारत जो होती है, इसका जिम्मेदार कौन है। इशफाक मंगी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा MQM के कराची से आप हमें ज्वाइन करें, कराची ही से हमें ज्वाइन करेंगे। निहाल हाशमी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। अयाज लतीफ पलीजो साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सदर अवामी तहरीक, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शर्जील मेमन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इशफाक मंगी साहब से मैं जानना चाहूंगी, आप MQM से आपका ताल्लुक है, डायरेक्ट इल्जाम आप पे लगाया जा रहा है, अयाज लतीफ पलीजो साहब की जानिब से भी लगाया गया कि शायद वो कह रहे हैं कि लंदन से बैठ के ऐसी डायरेक्शंस दी गई। तो आप क्या कहते हैं, क्या आपकी जमात का इसमें कोई ताल्लुक है या नहीं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये उन मुहब्बे वतन सिंधियों से पूछना चाहूंगा जिन लोगों ने रैली निकाली थी, मुझे ये सवाल का जवाब दें कि इनको इजाजत किसने दी थी सबसे पहले रैली निकालने की। और रैली उस जगह पे इन लोगों ने निकाली है जहां पर कुछ 2-3 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ऑपरेशन करना चाहती थी, ऑपरेशन कर रही थी। वहां पर जिन दहशतगर्दों के खिलाफ बेगुनाह लोग वहां पर मारे गए, पुलिस अफसरान को शहीद किया गया, उन लोगों के साथ जो है ये जो है वो वहां पर रैली निकालने आए थे। ये कौन सी जो है मोहब्बे वतन थे जो कह रहे हैं कि हम सिंध के जो है वो मोहब्बे वतन है, हम सिंध दोस्ती और सिंध मोहब्बत जो है मोहब्बत रैली निकालने ये आए थे। मुझे ये सवाल का जवाब दें। चले हम उनसे जवाब लेंगे कि आप कह रहे हैं कि किसकी इजाजत से आए थे, इतने सेंसिटिव एरिया में आए। आसमा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनको इतना ही सिंध का दर्द है, इतनी मोहब्बत है, तो भाई सिंध में जो सूरत हाल इतनी खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, वहां पर जो है वो बेरोजगारी की सूरत हाल खराब है, उनके खिलाफ तो कभी रैली नहीं निकाली। सिंध में इस वक्त जो सिचुएशन है, लोग बेरोजगारी की वजह से जो है वो खुदकशियां कर रहे हैं, तो इन लोगों ने रैली कभी नहीं निकाली। तो इनको अब कैसे जो है ख्याल आ गया कि मुहब्बे वतन रैली निकालें, सिंध दोस्ती रैली निकालें? तो भाई आप ये कह रहे हैं कि मुहब्बे वतन रैली निकालेगी, अगर रैली ना निकाली जाती तो इस तरह के हालात ना होते। हुकूमत कह रही है, जी जी देखें, कराची में हुकूमत कह रही है कि हम रैलीज पे हम पाबंदी लगाने पे गौर कर रहे हैं। बिल्कुल आपसे इसी पे जवाब जरूर लूंगी। शर्जील मेमन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हम इनसे भी पूछते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अमन अमान की जिम्मेदारी कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। शर्जील मेमन साहब आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। कल जो कुछ कराची में हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत जिम्मेदार है या जो आपके IG साहब कह रहे हैं कि कराची के जो हालात है सियासी इसके मुहर्रकात थे, सियासी रैली थी और इसके मुहर्रकात भी सियासी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा साहिबा। पहली बात यह कि कल की जो रैली थी उस पे जो कुछ भी हुआ निहायत ही अफसोसनाक, शर्मनाक, एक बुज़दिलाना अमल था। जो बुज़दिलों ने जिस तरह छुप छुप के निहत्ते लोगों पे फायरिंग की, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूं कि ये जो लोग हैं, जो लोग भी इस साजिश के पीछे हैं, पहली बात यह कि मैं वो कोई सियासी बयान नहीं दे रहा, हकीकत में ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। मुल्क दुश्मन इसलिए है कि मुल्क दुश्मन कौन है? ये रैली निकालने वाले या रैली पे फायरिंग करने वाले? रैली पे फायरिंग करने वाले मुल्क दुश्मन लोग हैं। और उसकी वजह यह है कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी गरीब मिस्किन को तो क्या किसी को भी मार नहीं सकता। जिस तरह हम पाकिस्तानी अपने मुसलमान भाइयों पे जिस तरह गोलियां चली हैं, ये गैर मुल्की इशारों पर ये मुल्क दुश्मन अनासर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वही उनको अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत ने जो है देखें उसमें पुलिस की नफरी थी, लेकिन सडनली ये ऊपर रूफ से और मुख्तलिफ जगहों से गलियों से फायरिंग हुई है। रेंजर्स ने कल जो है वो छापे मारे हैं और बदतरीन दहशतगर्द रेंजर्स ने कल गिरफ्तार किए हैं, जिनसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मिली हैं, जिनसे असला भी मिला है। और जितने भी टेररिस्ट गिरफ्तार हुए हैं,
मैं आपको बताऊं कि अनकरीब उन लोगों को जो है मंजर आम पे चले आप कह रहे मंजर आम पे लाया जाएगा। बिल्कुल, मैं जरा ये पलीजो साहब से बात कर लूं, आप हमारे साथ लाइन पे ही मौजूद रहेंगे। याज लतीफ पलीजो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में। पलीजो साहब, कल आपकी रैली थी, जैसे पहले भी हमने ये सवाल उठाया कि इतना सेंसिटिव एरिया, हुकूमत कह रही है कि रैली की परमिशन नहीं दी गई, इतने सेंसिटिव एरिया में रैली अगर निकाली गई तो उसके सियासी मुहरकात थे और यही कुछ वहां पे होना था। आसमा, मैं 2-3 बातों की वजाहत कर दूं। पहली बात तो आप जमाल मुस्तफा काजी साहब को लाइन पे ले लीजिए, डीसी साउथ को, और एसएसपी जो सरफराज हैं एसएसपी साउथ और डीएसपी साउथ नासिर साहब को, उन तीनों को बराए मेहरबानी कभी भी आज कल परसों लाइन पे ले लीजिएगा। उनको 2 दिन पहले दरखास्त दे दी गई थी और सिक्योरिटी का भी कहा गया था। और सरफराज साहब जो एसएसपी हैं वो तो मेरे साथ उस जगह मौजूद थे जहां पे गोलियां चल रही थी और कह रहे थे कि हम बेबस हैं। और मैं पीपल्स पार्टी के भी देखें, मुख्तलिफ दोस्त होते हैं, हुकूमतों में अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी के जफर अली शाह साहब जैसे लोग हैं, बागैरत लोग, और एक बागैरत लोग हैं नवाब यूसुफ तालपुर जैसे, हमारी बहन शैला रजा जैसे, इस किस्म के लोग हैं। अयाज सुमरों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, उन्होंने दुख महसूस किया सिंध के लोगों की, बहनों की शहादतों का। मगर हर पार्टी में इस किस्म के भी लोग होते हैं जो अपनी रोजी हलाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम इस किस्म का किरदार अदा करें कि हुक्मरान हमारी पीठ थपकें और वो कहें कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। वो अपनी बहनों के कत्लों पर वो उनके साथ ताजियत करने के बजाय उन पर इल्जाम तराशी भी करते हैं। इस किस्म के लोग भी होते हैं, जैसे रहमान मलिक जैसे साहब हैं, और कुछ और भी होंगे, हो सकता है आपके प्रोग्राम में भी कभी आ जाएं या आ गए हों। तो अब रहमान मलिक साहब ने क्या फरमाया, जो बेनजीर साहबा को शहीद होने के लिए छोड़ के खुद गाड़ी में बैठ के फरार हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम मोटरसाइकिल की तहकीकात कराएंगे। देखें असमा साहिबा, हम सिंध के लोग कहते हैं कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं। आज देखें सिंध भर में हमारी हड़ताल हुई और कराची से लेकर कंदकोट तक ट्रांसपोर्टरों ने वॉलंटरी बेसिस पे अपनी हड़ताल की, बंद किया। मगर आप देखें किसी एक उर्दू बोलने वाले भाई को उंगली नहीं लगी, किसी एक सरकारी मिल्कियत को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी एक सरकारी ऑफिसर को। बिल्कुल, आपने कहा आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहा कि खून का बदला लेंगे, लंदन से बैठ के डायरेक्शंस दी जा रही हैं, पीपल्स पार्टी से भी बदला ये लिया जाएगा, तो जिम्मेदार आप 2 पार्टीज को ठहरा रहे हैं, पीपल्स पार्टी और प्लस एमक्यूएम। तो क्या वाकई हम पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से। उन्होंने जो कंधा दिया हुआ है एमक्यूएम के हमारे भाइयों को कि जिसको चाहे जो भी चाहे कर लें, कराची में तालिब इल्मों को निकाल दें, मल्टीनेशनल कंपनी से निकाल दें, फ्लड अफेक्टेड लोगों को निकाल दें। कराची में रेड जोन में पीपल्स पार्टी के भाइयों ने मुहाजिर सूबा तहरीक वालों को जुलूस करने निकालने दिया, उनको कहा उनको जूसेस पिलाए, हमारे खिलाफ कंटेनर लगा के हमें रोक दिया। रन छोड़ लाइन में सेक्टर इंचार्ज और जोनल इंचार्ज, जो उम्मत अखबार में खबर आई आज, मलेशिया से टेररिस्ट मंगवाए गए जिन्होंने सीधे फायर करके हमारी बहनों और भाइयों को शहीद किया है। इसलिए इनका हिसाब किताब लिया जाएगा, मगर किसी कौम या किसी अवाम या पॉपुलेशन से नहीं, वो हमारे भाई हैं। दहशतगर्दों से तो हम कहते हैं कि रियासत हिसाब ले, हमारा तो बाद में टर्न आता है, हम पीसफुल सिटीजन है पाकिस्तान के। हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, आर्मी चीफ नोटिस लें, डीजी रेंजर्स उन लोगों के नाम बताए जो कातिल थे, और पीपल्स पार्टी के जो बागैरत वजीर हैं जिनमें गैरत है। आप जानते हैं, आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने फायरिंग की, आप जानते हैं उन लोगों को कि कौन लोग थे वो? जी अस्मा, हम जानते हैं वो एमक्यूएम के टेररिस्ट थे, और रन छोड़ लाइन और ली मार्केट और डेंसो हॉल और बोल्टन मार्केट के टेररिस्ट थे जिनको मलेशिया से मंगवाया गया था। आज काश आपके सामने उम्मत अखबार होती जिसमें सारे तफासिल मैं जवाब ले लूं। आपने डायरेक्ट इशारा एमक्यूएम की जानिब किया। इशफाक मंगी साहब सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अब आप पे वो डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं, आप जवाब दें इसका। मैं बिल्कुल ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ। देखें, पहले तो मैं पलीजो साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप सिंध के ठेकेदार न बने। हम समझते हैं कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। हम चाहते हैं कि सिंध में हम ब्रिज का किरदार अदा करें। ये धरती प्यार मोहब्बत और अमन की धरती है। यहाँ उर्दू बोलने वाले सिंधी और सिंधी बोलने वाले दोनों आपस में भाई हैं। पहले भी नफरतें एक अरसा फैलाई गई थी, वो आप लोगों ने ही फैलाई थी। बड़ी मुश्किल से उसको हमने जो है उस सिमत में लेकर आए हैं। खुदारा आप सोच समझकर बात करें। उर्दू बोलने वालों का भी उतना ही हक है जितने सिंधी भाइयों का इस धरती पे हक है। अल्ताफ भाई ने मुझे डायरेक्शन दी है, मैं राब्ता कमेटी के मेंबर के हैसियत से कहता हूं, अल्ताफ भाई सिंध धरती के बेटे हैं, उर्दू बोलने वाले सिंध धरती के बेटे हैं। वो सिंध की जो है वो अलहदगी नहीं चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि सिंध की अलहदगी हो। रही बात जो रैली में, ये रैली मोहब्बत की रैली नहीं थी, ये नफरत की रैली निकाली गई थी। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि खुदारा जिनकी शहादतें हुई हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको जो है उनकी डिमांड पूरी की जाए और उनका जो है वो ऐलान किया जाए।
ठीक, आप कह रहे हैं कि आपकी जमात इसकी जिम्मेदार नहीं है। निहाल हाशमी साहब से पूछने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील मेमन साहब से भी मैं जानूंगी। शर्जील मेमन साहब, ये इल्जामात लग रहे हैं, अब आपकी जमात पे भी लगाया, पलीजो साहब ने कहा, और एमकेएम पे भी डायरेक्ट इल्जाम लगाया गया, तो फिर क्या ये कराची में हो क्या रहा है? क्या सियासी जमातों की आपस की लड़ाई और आम लोग इसमें मरे जा रहे हैं? क्योंकि नाजरीन तो जानना चाहते हैं कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए आसमा साहब, ये जरूरी नहीं है कि पलीजो साहब जो बात बोल रहे हैं उनके हर इल्जाम को हम मान लें और वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पलीजो साहब अपनी राय रख सकते हैं, अगर उनको कोई भी किसी पे है शक है तो वो कोर्ट्स खुली हैं, कोर्ट्स आजाद हैं, कोर्ट्स में चले जाएं और नाम दे दें जिस पे उनको शक है। बात यहाँ पे है कि कल के वाक्य की बात है। कल का वाक्य निहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक और बुज़दिलाना मैंने कहा अमल है। कोई भी नाई जवां मर्द इस तरह के काम करता है कि निहत्ते औरतों पे फायरिंगें करता है, निहत्ते मासूम बच्चों पे फायरिंग करता है। ये निहायत ही एक शर्मनाक और घटिया किस्म के लोगों का घटिया काम था। लेकिन इसकी मजम्मत तो की जाती है। शर्जील मेमन साहब, हम ये जानना चाहेंगे, हमेशा कमेटीज बना दी गई, हमेशा कमीशंस बना दिए गए, अगली कमेटीज की रिपोर्ट सामने नहीं आती तो उस पर एक वाकया हो जाता है, उस पर एक और कमेटी बना दी जाती। तो क्या ये मामला सिर्फ कमेटीज ही हल करेंगी? कमेटीज बना दी जाएंगी और उसमें देखा जाएगा, सुना जाएगा, लेकिन सोल्यूशन सामने नहीं आएगा। कल रात को रेंजर्स ने कार्रवाई की है, रेंजर्स ने दहशतगर्द पकड़े हैं और उसमें उम्मीद है कि जो कल के वाकये में इन्वॉल्व हैं शायद उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। जब तक इंटरोगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हम कोई चीज सामने नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि कल आपने टीवी में भी देखा होगा कि रात के तक जो है, मैं सलाम करता हूं रेंजर्स को जिसने बहादुरी से और निहायती हिम्मत से दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है, दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और उन दहशतगर्दों से इंटरोगेशन चल रही है। इंशाल्लाह ताला इस केस को डिटेक्ट कर लेंगे। ये आमिर का दौर नहीं है कि हम जो लेकिन आमिर का दौर नहीं, बिल्कुल 4 साल में 5000 लाशें इस शहर में गिर गई। जमहूरी हुकूमत की हम बात करें, आमिर को तो छोड़ दें, हम एक तरफ रख दें। 4 साल में 5000 लाशें गिर गई। आसमा साहब मैं बताऊं, बिल्कुल लाशें गिरी हैं, अफसोसनाक बात है। लेकिन इन 4 साल में जितने बड़े दहशतगर्द हुकूमत ने पकड़े हैं उसका क्रेडिट भी आप गवर्नमेंट को दें। गवर्नमेंट मुशर्रफ की गवर्नमेंट की तरह हाथ पे हाथ, लेकिन उन दहशतगर्दों, चलें आपने पकड़ लिया, क्या आपने किसी को सजा दी? किसी भी वाकये के हवाले से किसी भी टेररिस्ट को कोई सजा मिली? आसमा साहब लेट मी कंप्लीट। देखें, परवेज मुशर्रफ के दौर नहीं था कि फायरिंग करवा के मुक्के लहराते रहे। ये पीपुल्स पार्टी का दौर है, अवाम की गवर्नमेंट है और इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। इनको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा। इन लोगों पे केसेस जो हैं वो प्रूव हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की आती है कि उन चीजों को संजीदा तरीके से ले और मामला कोर्ट पे आ जाते। मैं यही हमने पॉइंट उठाया था शुरू में। इशफाक मंगी साहब से भी मैं जानने की कोशिश करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी जमातों के अस्करी विंग बने हुए हैं, अगर सियासी जमातें ही असले पे पाबंदी लगा दी जाएंगी तो कराची के हालात मामलात ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि सियासी जमातों के पास बेतहाशा असलहा मौजूद है। अमन और अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मंगी साहब, आप क्या कहते हैं? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, कोलिशन पार्टनर हैं आपकी जमात, तो कराची में अमन और अमान कायम रखना किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, हम कराची में स्टेक होल्डर हैं। हमने 12 मरतबा हमने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा है, अल्ताफ भाई के भी बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जो है बिल्कुल असले पे पाबंदी की जाए। हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ से असला आ रहा है वहीं से ही जो है पाबंदी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हम अमन अम्मा पे यकीन रखते हैं, पूरे पाकिस्तान में अमन अम्मा होना चाहिए। यहाँ खास तौर पर कराची पर जो सूरत हाल ख़राब है उस पर जो है कंट्रोल किया जाए। हम समझते हैं अगर कराची के हालात ख़राब होते हैं, लेकिन मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कराची को कमज़ोर करना चाहते हैं वो याद रखें, ये सिर्फ कराची के हालात ख़राब नहीं होते हैं, पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं। वो लोग पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हालात को ख़राब होते हैं। निहाल हाशमी साहब से मैं बात करने की कोशिश करूँ। निहाल हाशमी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? लगता है हमारा राब्ता नहीं उनसे हो पा रहा है। हम देख लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।